नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, माननीय महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित सालवती दीर्घ कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक हैं। विशेष रूप से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखने की उनकी कला निश्चय ही अद्वितीय है। वे प्रेमचंद के समकालीन हैं। मात्र 47 साल हमारे बीच में रह चुके थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1890 काशी में हुआ और मृत्यु 24 जनवरी 1937 में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कामायनी, महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, आकाशदीप इनके प्रमुख कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद निश्चय ही हिंदी साहित्य जगत के प्रकाशमान नक्षत्र है। सालवती कहानी में सालवती प्रमुख पात्र है। एक सुंदर वातावरण में है। सालवती अपूर्व सुंदरी। सदा निरा नदी बहती है और उसके तट पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में सालवती और उसके पिता आर्य कुलपुत्र धवल मिश्र रहते हैं। धवल मिश्र अत्यंत स्वाभिमानी, अपनी बेटी को सिखाते हैं किसी भी तरह का पराधीनता स्वीकार्य नहीं है और पराधीनता मानसिक हो, नैतिक हो। और यही नहीं, सरल जीवन यापन करने में वो विचार रुचि रखते हैं और आर्थिक स्वातंत्र्य हमेशा चाहिए। किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, ये उनको सिखाते हैं। वैशाली राष्ट्र काफी सुखी राष्ट्र है। सब लोग काफी उत्सव मना रहे हैं खुशी से। वसंत काल है। आर्य कुलपुत्र और बाकी सब जनता अपने अपने हैसियत के मुताबिक वसंतोत्सव मना रहे हैं। इनमें से 8 कुलपुत्र वैशाली से जरा दूर आकर सालवन में यानी सदानिरा नदी के तट पर आते हैं और वहां अपने गोष्ठी शुरू करते हैं। 8 मित्र हैं, हट्टे कट्टे हैं, कुलीन हैं, गंधर्व के समान अत्यंत सुंदर, बहुमूल्य उत्तरीय पहन चुके हैं। उनके नौकर आके उनके खाने पीने का, रहने का, बैठने का सारी व्यवस्था करके दूर रहते हैं। उनमें से एक अभिनंद वीणा लाए हैं और बजाते हैं, काफी खुशी में है। इनके गोष्ठी में मदिरा नहीं, सुंदरियां नहीं। वैशाली के बाकी लोगों से दूर आके अपनी गोष्ठी जमाए हैं। ऐसे संदर्भ में 2 घुड़सवार आते हैं घोड़े पर बैठकर। उसमें एक है उपराजा अभय कुमार और दूसरा मगध के महामंत्री, जो विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं। विशेष सिद्धि यानी वैशाली के गुप्त विचारों को जानकर वो हराना चाहते हैं। ये कहानी में आगे पता चलता है। काफी चतुर है ये कुलपुत्र को, यानी 8 कुलपुत्र महसूस करते हैं। मंत्री पूछते हैं 7707 रजकों से आप इतने दूर क्यों? जैसे आज के पार्लियामेंट मेंबर की तरह श्रेष्ठ स्थानमान रखने वाले आप लोग इतने दूर क्यों? तब ये लोग उनको स्वागत करते हैं और परिचय देते हैं, अभिवादन होती है। हम मित्र हैं जरूर, लेकिन हमारी सोच अलग है। वो कहते हैं, उनमें से पहला मैं अभिनंद हूँ, जप सिद्धांत मैं पसंद करता हूँ। दूसरा कहते हैं सुभद्र, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म होता है। तीसरा वसंत कहते हैं, हम उन्हीं बातों को जानते हैं जो हमारे सामने संबंध रखते हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। चौथे कहते हैं कोई सिद्धांत स्थिर नहीं। वो मणिकंठ तीर्थंकर के फॉलोअर, कोई सिद्धांत स्थिर नहीं रहता। और आनंद कहते हैं नियतिवाद, जो कुछ होगा उसे कोई रोक नहीं सकते, होकर ही रहेगा। छठे कहते हैं वस्तु है भी नहीं भी,
वो नाथपुत्र तीर्थंकर का फॉलोअर। सातवें कहते हैं कि किसी वास्तविक सत्ता में विश्वास नहीं करता, आत्मा जैसे कोई पदार्थ है ही नहीं। और अंतिम आठवें मैत्रायण वो कहते हैं सबका उद्गम आत्मा से ही हो। इनके परिचय सुनकर मंत्री पुरुष कहते हैं तब तो आप में कोई एकता नहीं होगी। मंत्री के इस प्रश्न से वो जवाब दे नहीं सकते, कुछ समय चुप होते हैं। तब एक जवाब आता है। सालवती अपने सुमधुर कंठ से कहती है, बज्जियों का स्थिर सिद्धांत है बज्जी राष्ट्र में, और राष्ट्र नीति में कोई तीव्र विरोध नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा एकता है ही हमारे बीच में। ये उत्तर मंत्री को तप्पड़ जैसा लगा, और ये बाद में बाहरी होता है और वो प्रतिशोध जरूर लेता है। मंत्री देखता है इतनी सुंदर, मगध में अम्बापाली है, लेकिन सालवती की तुलना में वो कुछ भी नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे संदर्भ में उपराजा अभय कुमार कहते वो तो वैश्य है, और भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन रुकते हैं। मंत्री को ये अच्छा नहीं लगता। बाद में ये सालवती को भी वैश्य बनना पड़ता है। ये कहानी में आप आगे देखेंगे। कल्याणी अभिनंदन पूछता है, सही वक्त पर आप इतने अच्छे जवाब देकर आप हमें खुश कर दिए हैं। आप हमारे प्रतिनिधि बनकर जवाब दिए। आप कुलवधु हैं, आपके क्या परिचय है? तब वो कहती है, मैं आर्यदौल मिश्र की पुत्री हूँ, और मैं आपको स्वागत करने की बहुत शक्ति नहीं रखती हूँ, लेकिन फल फूल जल तो मैं दे सकती हूँ, ऐसा कहते हैं। मंत्री कहता है, वीणा है, एक गाना सुने आपसे। और वो कहती है, एक गाना गाती है, स्वच्छंद विचरने वाले स्वतंत्र हमेशा रहना चाहिए। इस भाव से जो अपने पिता से वो सुनी थी। जंगल, उसमें विचरने की प्राकृतिक स्वतंत्रता सदाकाल सोचने लायक विचार है। ऐसे संदर्भ में अभय कुमार उपराजा काफी खुशी महसूस करके अपने गले से हार देना चाहते हैं, अमूल्य हार, लेकिन सालवती उसे स्वीकार नहीं करती। मुझे किसी अनुग्रह नहीं चाहिए। ये उपराजा अभय कुमार को छोट जैसे लगता है, और वो तो ऐसे घूर कर देखा, इतने सुंदर यो थी। उसी साल कुलपुत्रों की गोष्ठी और भी जमती है। ऐसे संदर्भ में एक तूर्यनाद यानी एक घोषणा वाद्य के साथ बज्जी राष्ट्र में वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में सबसे सुंदरी चुनी जाएगी। जो भाग लेना चाहते हैं संस्थागार में 1 बजे से पहले आना। इसे सुनकर अभय कहते हैं, अभिनंद कहते हैं, सालवती को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो अप्रतिम सुंदरी है। उसके बगैर उस स्पर्धा में और कोई चुनी जाएंगे तो ये सौंदर्य का अपमान होगा। ऐसे सोचकर वो सालवती के पास आते हैं, उनको तैयार करते हो, लेकिन वो नहीं मानती। मुझे किसी तरह का अनुग्रह नहीं चाहिए। तब उनमें से एक मैत्रायण कहते हैं, विचार की स्वतंत्रता इसी में है कि वो 4 लोगों को पता चले, प्रचलित हो जाए, और आप इतने सुंदर हैं, लोग दुनिया को पता चले। सौंदर्य के बारे में सुनकर उनको काफी खुशी महसूस होती है। सालवती को, क्या मुझे चलना ही होगा? और वो चलती है और आनंद अपने रथ पर ले चलता है। और यही नहीं, अपना रथ हाँकने वाले आदमी को, व्यक्ति को जाने के लिए कहता है और खुद हाँकता है, रथ को ले चलता है। सालवती से पूछता है, आप प्रसादन ले लीजिए। प्रसादन यानी मेकअप, लेकिन वो कहती है मेकअप की कुछ सुविधा मुझे नहीं चाहिए। और यही नहीं, वो सोचती है, ये मुझे कहते हैं अप्रतिम सुंदरी और मेरे ज्ञान का प्रसारण होना चाहिए, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। क्या वाकई मैं सचमुच सुंदरी हूं, या मुझे पुरस्कार मिलेगा? इस तरह सोचती है, और इसके ये सोच भारी पड़ता है बाद में।
और संस्थागार में पहुंचने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतनी सुंदरी, अप्रतिम सुंदरी। राजा पूछते हैं ये रत्न को कहां से लेके आए। और यही नहीं, राजा पूछता है क्या मत लेने की आवश्यकता है, यानी स्पर्धा करने की जरूरत है। लोग चिल्लाते हैं नहीं, सालवती सबसे श्रेष्ठ सुंदरी है, उसकी करने की जरूरत नहीं, यानी और कुछ परीक्षा करने की जरूरत नहीं। और वो विजयी हो जाती है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। उपराजा अभय कुमार अपने दासों को सूचना देता है, 2500 दास थाली में बहुमूल्य सोना, चांदी, उत्तरिया, कोशे, अस्त्र, बहुत कुछ चीज लेके आते हैं। उसके चरणों पर काफी भेंट रखते हैं। सालवती आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी संदर्भ में उपराजा अभय कुमार खड़े होकर कहते हैं, मैं आप सबसे अनुमति पाकर मैं कहता हूं, मैं इस युवती से पाणी ग्रहण करना चाहता हूं, सालवती से। उसके पिताजी नहीं है, इसलिए आप सभी मुझे अनुमति दे। यहां सोचने वाली बात है, वो आई थी भाग लेने के लिए इनके कहने के मुताबिक, और वो शादी के प्रस्ताव रखते हैं। रोष भी व्यक्त करती है मन से, लेकिन यहाँ प्रजातंत्र है, बहुमत सिद्धांत है। लेकिन इसके प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले मंत्री के बगल में बैठा मणिधर सेनापति जो है, वो भी उपराजा बनना चाहता था। वो कहते हैं, आज तक हम लोग कुलपुत्रों का स्वप्न देखते आए हैं, और हमारे बीच में संपत्ति हो या और पद हो या स्वार्थ हो, समानता है। और आज उपराजा अभय कुमार को ये सुंदरी मिलेगी तो हमारे साथ अन्याय होगा। इतने अप्रतिम सुंदरी किसी एक ही हो जाएगी। इस तरह वो प्रस्ताव रखते हैं। और यही नहीं, वो स्वतंत्र ही रहे और उस एक रात के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा ले लिया जाए, इस तरह वो कहते हैं। कोलाहल मचती है और मत पर डालते हैं, और ये विज्ञप्ति यानी उनका जो विचार था वो पारित हो जाते हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं। इधर समानता का सिद्धांत, वो चाह कर भी विरोध नहीं कर सकते। और ये मदद के लिए कुलपुत्रों की तरफ देखती है, उनको भी आश्चर्य होता है, ये आकस्मिक चेंज। सालवती मुक्ति चाहती थी, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसके बाद मंत्री मिलते हैं। मंत्री की तरफ से रोष से देखता है अभय कुमार, आप खुश होंगे, और वो भी कहते हैं। और क्या कहता है वो, आपके वैशाली में जनमत काफी उत्कर्ष रूप में है, यानी जनमत सिद्धांत, जो लोग प्रजातंत्र है वो चाहते वही होता है। उसी में मगध के महामंत्री के सामने वो कहते हैं, प्रजातंत्र का उत्कर्ष कहा था और अब वो शादी नहीं कर सका, और सब लोग बताए कि सेनापति मणिधर जो कहा वही होना चाहिए। और वसंतोत्सव के उत्सव में भाग लेने के लिए वो ऐसे जाती है जैसे वधास्थल पर कोई प्राणी को लेकर जाते हैं। उपराजा अभय कुमार झट सा रहा, क्योंकि इतने सुंदर युवती को हाथ से चली गई मंत्री के षड्यंत्र के कारण। हालांकि वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मणिधर सेनापति ऐसा किया। सालवती अत्यंत सुंदरी और मणिधर सेनापति उसके खजाना भरता रहा। सालवती के पास सब लोग आते रहे, केवल उपराजा अभय कुमार को छोड़कर, जो उससे शादी करना चाहता था और बहुमूल्य हार देना चाहता था, वो स्वीकार नहीं कर सकी थी। और आज उस हार का अधिकार समझती है, लेकिन वो फिर आया ही नहीं। इसके बाद युद्ध होता है वैशाली और मगध के बीच में। देखिए, मगध का महामंत्री इसलिए आया था शायद, और युद्ध में मगध संपूर्ण विजय हासिल करते हैं और मणिधर सेनापति मरते हैं। जब महामंत्री यहाँ आए थे, अगल बगल में बैठने वाले, उसी युद्ध में जब मगध में वो जाते हैं तो वहाँ उनकी अंत होती है। अब सेना के संचालन के लिए नई सेनापति का चुनाव होना बाकी रहा,
और मणिधर के लिए दुखी होना ये मानसिक परतंत्र है, इस तरह सोचती है। सालवती उसके बारे में सोचना अब गलत है, ऐसे सोचती है। और आज सालवती अलंकृत होकर संस्थागार को चली थी, क्योंकि अब नए सेनापति चुनने का एक माहौल है। सब लोग जयकार करेंगे, पुष्प वृष्टि करेंगे। ऐसी संदर्भ में सालवती निकलती है संस्थागार की तरफ से, लेकिन नौजवान युवक प्रेरणादायक बोली कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके विरोध करते हैं। कहते हैं ये एक भुजंगिनी है, पिशाचिनी है, वैशाली का अभिशाप। इसके कारण ही वैशाली आज मगध के सामने हार गए और मणिधर का अंत हुआ। और थूर्यनाथ सैनिकों के शिरस्त्राण यानी सब लोग आते हैं एक ही कतार में, और उस बीच में उपराजा अभय कुमार आते हैं खुले खड्ग को लेके, और वो सेनापति के रूप में उसको चुनी जाती है। सब लोग जयकार कहते हैं, फूलों की वर्षा होती है। सालवती भी अपने हाथों से बनाई हुई माला फेंकती है, खड्ग पर लिपट जाती है। देखिए यहाँ ध्यान देने की और एक बात है, जब सब लोग इसे पिशाचिनी वगैरह वगैरह कहते हैं, वो वापस जाना चाहती है, लेकिन हर जगह लोग हैं वो वापस जा नहीं सकी और कोने में खड़ी रही और हार फेंकी। वहां उपराजा देखते हैं तंद्रालस में, यानी उनको खुशी भी नहीं है और उस सौंदर्य को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन काश वो पत्नी बनती, ऐसी वो देखता है। उपराजा अभय कुमार ने देखा, आटो दार्शनिक कुलपुत्र भी उनके साथ युद्ध के लिए गए और युद्ध में वे विजय हासिल करते हैं। कुलपुत्रों की जय, और सब उसको विदा करते हैं और ये युद्ध में सफल होकर आते हैं। सालवती आज दीन मलिन होकर अपने वन में पहुंचती, जमीन पर लेट जाती है। कभी वो सोचा नहीं थी, जो उसे शादी करना चाहता था उसके हाथ से छीन कर आया और वे अब युद्ध में मारा गया, और जो चाहता था और वो आज युद्ध में चले गए। संपत्ति बढ़ाने वाला आज नहीं रहा। जो सेनापति मत पर डालकर उपराजा अभय कुमार से विवाहित होने से बचाकर एक रात के लिए एक स्वर्ण मुद्रा कहकर अपरिमित सोना चांदी लाकर सालवती को रईस बनाने वाला आज नहीं रहा। उपराजा अभय कुमार युद्ध क्षेत्र की तरफ चले। आज वो सबसे तिरस्कृत सामान्य जनता की सालवती ने दुखदायक रूप में रोती है, और उसकी देखभाल करने के लिए उसकी दासी शीला रहती है। सारे श्रृंगार फेंक कर वो लेटती है जमीन पर। तो ऐसी संदर्भ में वो शीला उसको उपचार करती है और कहती है और भी कष्ट आने वाले हैं, मुझे सुख कब मिला। देखिए उसके चरणों पर इतने सारे धन दौलत सब कुछ आए, बड़े बड़े राज्य के सेनापति जैसे लोग आए, लेकिन मुझे सुख ही कब मिला। आज भी आप देख सकते हैं जब बड़े बड़े मॉडल हीरोइन वगैरह आत्महत्या वगैरह करते हैं तो ऐसे लगता है, हम देखते हैं उनके हाईफाई आलीशान जिंदगी, लेकिन मन ही मन वो कितने दुखी होते हैं पता चलता है। मुझे सुख ही कब मिला, वो दुख व्यक्त करते हैं। और आप गर्भवती हैं, वो कहती है नौकराइन यानी शीला, और वो सबसे कहती है, यानी अपने शीला से कहती है आज से मेरे कुटीर में कोई नहीं आएंगे। और बच्चा पैदा होते हैं और चतुर वैद्य के सहायता से और शीला के उपचार से, सालवती नहीं चाहती उसका कोई संतान हो, लेकिन अब हो चुका है और उसकी देखभाल करते रहेंगे तो उसकी सौंदर्य चली जाएगी। इसलिए वो वैद्य की मुंह बंद करने के लिए उसको सोना देती है, और गोधूली के समय पर यानी शाम पर उस सुंदर शिशु को एक सुंदर कपड़े में बांधकर शीतल छाया में रखवाती है, और वैद्य से कहती है किसी से ना कहना। यहाँ नए सेनापति उपराजा अभय कुमार युद्ध के लिए गया और जीत हासिल करके आते हैं, और आते समय उस शिशु को साथ में लेके आते हैं। तो ऐसे संदर्भ में और वसंतोत्सव आते हैं, फिर नए सुंदरी को चुन लेने का उत्सव है, और ऐसे संदर्भ में उसका चुनाव निर्विवाद रूप से नहीं होता। उसी समय
अभय कुमार आता है वो पसंद करता नहीं, ये सुंदरी नहीं है। जो अनुपम सौंदर्य नहीं है उसे वेश्या बनाना सौंदर्य बोध का अपमान करना है। ये काफी गहराई से सोचने लायक बातें हैं। और वेश्या बनने के बाद वो सालवती के पास कभी गया नहीं, और यहाँ स्पर्धा में जो उतनी सुंदरी नहीं है उसे क्यों सिलेक्ट किए, वो वेश्या बनेगी ये स्वीकार नहीं, ऐसे कहते हैं। लेकिन बहुमत का शासन चुनाव हो ही गया। वैशालों को अब वेश्याओं की अधिक आवश्यकता है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखते समय भारत के जो राजाओं की स्थिति कैसे रहा और ये कैसे इनकी पतन हो गया, इसके बारे में वो प्रकाश डालते हैं, देख सकते हैं। मगध में विजयोत्सव, सालवती लेटे लेटे ये सारे विचार जानती है और अपने शिला दासी से कहती हैं, मेरे खजाने में सोना काली तो नहीं हो रहा है, पर्याप्त है या नहीं, स्वर्ण भंडार की क्या स्थिति है, काली नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, वो कहती है। क्योंकि आर्थिक परतंत्रता जो है बहुत दुखदायक है, वो भोगने ना पड़े। उपराजा अभय कुमार उद्यानवन में अपने वो बालक जो लेके आए उसको काफी प्यार से देखभाल करता है, और वो बालक अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है और ये गुनगुना रहा है उसके संबंध में। तो ऐसे संदर्भ में इनके कुलपुत्र मित्र आते हैं और वो बातें करते हैं, बात बात में कहते हैं, आजकल हम वाकई शासन में रुचि नहीं ले रहे हैं, और आज संस्थागार में आने के लिए कहते हैं, नहीं मैं मल्ल शाला में मुझे जाना है, इस तरह उपराजा अभय कुमार कहते हैं। और ऐसी संदर्भ में मणिकंठ कहते हैं उनके मित्र कि आज मैं उपवन में सालवती को देखा, 8 साल बाद आज भी कितने सुंदर है। हालांकि उसकी सौंदर्य का पराकाष्ठा का दिन चली गई, फिर भी वो बहुत सुंदरी है। 8 साल बाद वो रास्ते में राजपथ पर निकली है, बहुत सारी महिलाएं उसका तिरस्कार भरी नजरों से धिक्कारते हैं, तीव्र स्वर में कहते हैं, अपने हाथ में रहे हुए बच्चों को दिखाते हैं, इनके बाप को छीनने वाली स्त्रियों से पतियों को छीनने वाली पिशाचिनी वगैरह वगैरह डांटते हैं। सालवती कहती, मैं 8 साल बाद आई हूं देवियों, मैं 8 बरस बाद वैशाली के राजपथ पर आ रही हूं, इन दिनों मैं किसी पुरुष के साथ नहीं रही। तब वो कहते हैं, तूने वेश्यावृत्ति के पाप का आविष्कार किया है, कुलपुत्रों के वन की दावाग्नि, फायर, वाइल्ड फायर, तुम उन कुलपुत्रों के जो हट्टे कट्टे सुंदर गंधर्वों की तरह रहने वाले और रईस कुलपुत्रों की दावाग्नि यानी वाइल्ड फायर हो तुम। पिशाचिनी बच्चों को खयों ने गोद में दिखाते हुए पिशाचिनी कहते हैं, सालवती आज भी सुंदरियों की सुंदरी है। और इस बीच में संस्थागार में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सालवती आती है, और भी बहुत सारी सुंदरियां आए थे, सालवती को देखकर अपने नाम देखकर आगे आने वाले थे वो भी पीछे हट जाते हैं, और सालवती निर्विवाद रूप से चुनी जाती है। और 8 भिन्न आसनों में वैशाली की वेश्याएं बैठे हैं, कुलपुत्र बैठे हैं, सामान्य जनता है। लेखक कहते हैं, जैसे ही सालवती को आते देखकर भाग लेने वाले सुंदरियां का उत्साह ही चली गई। उसी समय कुलपुत्रों के साथ मगध युद्ध विजेता उपराजा अभय कुमार भी आ गया। जयकार सब जगह से। युवा वर्ग सौंदर्य के चुनाव के लिए उत्कंठित थे। सालवती का विजय अपने विजय पर मुस्कुराते हुए बोली, यदि संग अवसर दे तो मेरी एक विज्ञप्ति है। आज काफी इंपॉर्टेंट है, वो कहती है। चारों ओर सन्नाटा। मेरी यह प्रतिज्ञा स्वीकार करे, आज से कोई स्त्री वैशाली राष्ट्र में वेश्या ना होगी। कोलाहल मचे, लोग पसंद नहीं करते वेश्या ना हो, और तुम अकेली सिंहासन पर बैठी रहो, इस तरह बाकी महिलाएं उनको चिढ़ाते हैं। और अभय कुमार प्रश्न करते, क्या अभी जो वेश्या हैं वे भी बनी रहेंगी या नहीं वैशाली में जो है, और इस अवसर पर तुम सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनी गई हो, तुम मानती हो या नहीं। सालवती कहते हैं, मुझे जो चाहे सजा मिले, लेकिन मैं चाहती हूं ये अकल्याणकर और पराजय है। देखिए,
सेनापति मेरे प्रेम पाश में रहकर, मेरे सौंदर्य के पीछे पड़कर वो युद्ध में हारा गया, मारा गया। और युद्ध क्षेत्र से वो पत्र लिखता है कि मुझे युद्ध में मन नहीं लगता, युद्ध में मन नहीं लगता, और दुश्मनों के बीच में तुम रहोगे तो तुम्हारी क्या हाल होगी। तो वही होता है। तो इसलिए वो कहती है, मेरा चाहे सर्वस्व ले, मुझे कारागार में डाले, लेकिन मुझे मेरा विचार को मान्यता दे। तब सब लोग चिल्लाते हैं, क्या गणतंत्र में जो हम डिसीजन लिए जन लोगों का, यानी हम सब का मत था, उसका टुकराना, क्या ये ठीक है? गणतंत्र का पतन नहीं? इस तरह लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि तुम्हें वेश्या बनाए गए वो भी हम मत पर डाल के सिलेक्ट किए हैं। तुम्हारे अपनी कोई सोच नहीं है, अर्थात बहुमत के आधार पर जो कुछ हुआ उसका तिरस्कार होना, ये गणतंत्र का दुर्गति है। बहुमत का कोई मूल्य नहीं। राजा गंभीर स्वर में कहते हैं, तो फिर इनकी जीवन निर्वाह कैसे हो? क्या देखिए, वो कहते हैं, फिर इन लोगों का भाग्य किस संकेत पर चलेगा? जीवन चलाने का क्या व्यवस्था है? इनका कौमार्य चली गई, शील और सदाचार खंडित है, इसके लिए राष्ट्र क्या व्यवस्था करेगा? इनको कौन स्वीकार करेगा? तो कुलपुत्र आनंद कहते हैं, संघ यदि चाहे तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट निवेदन है। क्या है? हम 8 मगध के युद्ध से खंडित कुलपुत्र हैं, हम भी 8 हैं, विकलांग हैं, और ये शील खंडिता 8 नहीं है, अनंग यानी कामदेव की पुजारी ने। अभी वो पूरा नहीं किया, कोलाहल मच गया। कर्मचारी सब लोगों को चुप करने की कोशिश में रहते हैं। संस्थागार में राजा, उपराजा, सेनापति, सब अमात्य वगैरह सब हैं। इस समय सूत्रधार कहते हैं, तो क्या 8 कुलपुत्रों ने निश्चय कर लिया है कि इन वेश्याओं को पत्नी बनाने का, इनको ग्रहण करने के बारे में सोचते हो? तुरंत अभय कुमार उत्साह से उठते हैं। ये प्रस्ताव उन्हें अच्छी लगी। यदि संघ ऐसी आज्ञा करे, संघ यदि आज्ञा देने की कृपा करे। राजा ने कहा, संघ मौन है तो इसलिए इस स्वीकार है। इस बीच में 8 वेश्याएं, 8 कुलपुत्रों के बगल में आके खड़े थे। इनमें सालवती का पैर झड़ था, वो यकीन नहीं हो सका था वो, और 8 वेश्याओं, अभिनंदन आदि कुलपुत्रों के बगल में आके बैठी थी। और लेकिन ये इस बीच में अभय कुमार उठकर खड़े होकर कहते हैं, उपराजा मुझे पत्नी नहीं चाहिए, लेकिन इस बालक को मां चाहिए। इस तरह वो दिखाता है। चतुर्वैद्य ने इसके दक्षिण भुजा पर अमिट चिन्ह बनाया है। आप में से जो कोई इसके मां हो, देख ले और आ जाए, स्वीकार करे। वो कहते हैं, एक अमिट चिन्ह अंकित किया है, उसे यदि कोई पहचान सके तो वो अपनी गोद पे ले। सालवती पागलों की तरह दौड़ कर आती है, ये बच्चा मेरा है देव, क्या तुम मेरे होगे? इस तरह वो देखती है। तब उपराजा अभय कुमार उसे उठाता है। यह कहानी समाप्त होती है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही सुंदर ढंग से सालवती और न चाहते हुए भी उसका वेश्या बनना, और वेश्या होने के कारण वहाँ सेनापति और हार जाना, ये सारे सूक्ष्म विचारों को ऐसे लगता है जैसे इतिहास के तौर पर हम देखेंगे। इतिहास में भारत में कोई भी राजा विदेशों पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत देश में अक्सर होता रहा। तो इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये कहीं जयशंकर प्रसाद इनको सिखाना चाहते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति कल्याणकार नहीं है और पराजय है, इसे बंद करना चाहिए, सालवती कहती है। और काफी महिलाएं कहती है, तुम बनी रहो, यानी तुम हमेशा सिंहासन पर हो। 8 साल पहले भी तुम ही सुंदरी थी और आज भी। लेकिन उनका भी जीवन निर्वाह करने के लिए रास्ता दिखाते हैं। जयशंकर प्रसाद की विशेषता है, वो जो कुछ कहते हैं उससे ज्यादा हमें सोचने के लिए छोड़ देते हैं। काफी सुंदर ढंग से लिखे हैं, काफी अर्थपूर्ण है। धन्यवाद।